ए और बी दो इवेंट दिए गए हैं, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4। तो आपसे कह रहा है इसके अंदर ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल ली होगी आराम से, बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो भी निकल गई होगी। इसके थर्ड पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बी अकर हो चुका है, और फोर्थ पार्ट में कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब बी कॉम्प्लीमेंट अकर हो चुका है। डैश का जो सिंबल यहाँ पर है वो कॉम्प्लीमेंट के लिए जो है, ठीक है। तो इसमें आपको रिजल्ट बताया था इन दोनों की वैल्यू निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की गिवन है, इंटरसेक्शन की गिवन है, तो ये तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ से हमारे पास कल एक रिजल्ट डिस्कस किया था मैंने, इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का संबंध होता है। एडिशन थ्योरम ली थी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, उसके बाद कंडीशंस अप्लाई की थी कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो क्या होगा, और लास्ट में ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं तो क्या होगा। तो उस केस में हमारे पास रिजल्ट आया था किसी भी इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 अब यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, इट विल बी 1 माइनस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ऑलरेडी, ये हम निकाल चुके हैं यहाँ से। मेन इसमें ये बड़ा पार्ट है, यहाँ मैं डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी को डिवाइड कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया। एक इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दूसरा अकर हो चुका, तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को हम डिवाइड करेंगे जिससे जो इवेंट अकर हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी से। अब समस्या ये है, चलो बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी तो निकल जाएगी यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इट विल बी 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ये हमारे पास होगा 1/2। लेकिन ये कैसे निकालें, इसमें आप डी मॉर्गन्स लॉ यूज करोगे। पढ़ा था हमने डी मॉर्गन्स लॉ, दो इवेंट्स हैं यानी कि दो सेट्स हैं, उनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उनके अलग अलग का इंटर है कॉम्प्लीमेंट और बीच में यूनियन की बजाय इंटरसेक्शन। दो रिजल्ट होते थे हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। एक में से हम ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास क्या बचेगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, ये आप निकाल सकते। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/2। कितना आ गया 12 एलसीएम आ गया 6 + 4 -3 7/12। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी वो क्या आ जाएगी 5/12। तो इसमें आप वैल्यू पुट करोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ गया 5/12 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई ऊपर 5/12 और नीचे हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/4। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी I/2 निकाल लेंगे। हाँ भाई पीछे इसमें वो ए ऐसे ऊपर नीचे करो तो कॉम्प्लीमेंट देता हूं। नो 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 नंबर में मॉडिफाई कर देते हैं सर। कॉम्प्लेक्स नंबर अलग चीज़ है, यहाँ पर आप सेट्स वाली प्रॉपर्टी तो अप्लाई कर सकते हो, सेट्स वाले रिजल्ट तो अप्लीकेबल है क्योंकि वहाँ हमारे पास था यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट। यहाँ यूनिवर्सल सेट किससे रिप्लेस हो गया सैम्पल स्पेस से, और उसके जो सबसेट हो किससे रिप्लेस हो गए इवेंट से। तो सेट्स वाले रिजल्ट तो अप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो टोटली डिफरेंट चीज़ है।
No. ये आपके पास एक इवेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए का है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है बी का। तो हम डेफिनेशन लगा रहे हैं इसके अंदर कि ऊपर तो इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, उसको डिवाइड कर दो, नीचे जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी से। ये हमारे पास इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें लैंग्वेज में दिक्कत आ रही हो तो ऐसी बात हो। शकल ध्यान में देखेंगे कि आप यहाँ पर पढ़ के देखिए इसमें दिक्कत आएगी तो पहले घर देखना था, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में वेक्टर और उसके बाइनोमियल थ्योरम के कुछ डाउट हैं वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई है तो बता दो, अदरवाइज मैं मल्टीप्लिकेटिव जो लॉ है वो डिस्कस करूँगा। अगला टॉपिक हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे 11th में आपने एडिशन थ्योरम पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन। मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। Let A and B any two events, A and B any two events associated with a random experiment. Then the probability of simultaneous occurrence of A and B is equal to the product of probability of one event with conditional probability of other, with conditional probability of कोई भी दो इवेंट्स हमारे पास हैं, उन दोनों के साइमल्टेनियस अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है जिसको हम डिनोट करेंगे, नोटेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। तीनों में से कोई भी नोटेशन यूज हो सकता है, तीनों में से कोई भी नोटेशन यूज हो सकता है। जिस प्रकार एडिशन थ्योरम के लिए हमने नोटेशन यूज किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, तीनों का मीनिंग सेम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स। यहाँ आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव लॉ है उसमें हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं साइमल्टेनियस अकरेंस, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कह दो, ए एंड बी कह दो, ए इनटू बी कह दो। डेफिनेशन हमारे पास ये क्या कह रही है, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट मल्टीप्लाइड विद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर। ए की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ, या फिर बी की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट मल्टीप्लाइड विद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रूव कर सकते हैं इस चीज को। सपोज हमारे पास ए और बी दो इवेंट्स दिए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस मैंने n ले ली। जो सैंपल स्पेस है उसमें कुछ ना कुछ कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, टोटल जो आउटकम्स उनकी संख्या n है। जो पहला इवेंट ए है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने ले लिए यहाँ पर m1, दूसरा जो इवेंट बी है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लिए m2, और जो कॉमन सैंपल पॉइंट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी तो मैंने ले लिया है। ए और बी दो इवेंट हैं तो दोनों के दोनों सैंपल स्पेस के सबसेट हैं। सैंपल स्पेस के सबसेट हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉन जीरो। ये डेफिनेशन अगर आप लगा रहे हो तो ए हमारे पास
एम भी नहीं होना चाहिए, नल इवेंट नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशन लगा रहे हो तो बी नल इवेंट नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास आएगा, इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी बता दो क्या वो m अपॉन n नहीं हो? किसी भी इवेंट की प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं? उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड करें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हमारे पास क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन भी कितना है m, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना है? तो ये प्रॉपर्टी किसके इक्वल आ गई? m बाई n। मैं क्या कर रहा हूँ इसको m अपॉन m1 इनटू m1 अपॉन m लिख सकता हूँ। m1 से मल्टीप्लाई कर दिया, m1 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद m1 अपॉन n, m1 क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s। तो m1 अपॉन a, प्रोबेबिलिटी ऑफ a आ गया नहीं आ गया? एंड दिस इज m अपॉन m1, m अपॉन m1। m हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b, और m1 हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या कह सकते हैं इसको? कल जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था उसमें पहले रिजल्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड आया था, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले रिजल्ट को हमने किस में कन्वर्ट किया था? प्रोबेबिलिटी। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला रिजल्ट क्या था? इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप डिवाइड कर रहे हो जो इवेंट अकर हो चुका उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अकर कौन हो चुका? और इंटरसेक्शन में दूसरा इवेंट कौन सा मिला? इसका मतलब ये किसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी फिर? तो आपके पास ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब ये आपके पास पहला केस सिंपल। इसी प्रकार जो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसको मैं लिख सकता हूँ m अपॉन n। इसको आगे मैंने m2 से डिवाइड कर दिया, m2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m2 अपॉन n क्या आ गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितने हैं? m2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना है? n। तो m2 अपॉन n कितना आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ b है। और व्हाट इज m? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b, अपॉन में m2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। व्हाट इज दिस? a की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब b। तो आपके पास केस आ गया यहाँ से इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड b है ऑलरेडी। तो ये आपके पास इसमें मल्टीप्लिकेटिव लॉ। अगर आपको दो इवेंट्स के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट दूसरे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ, किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट दूसरे इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ। अगर यहाँ पर हमारे पास जर्नलाइजेशन, इस रिजल्ट का जर्नलाइजेशन आपको ए बी और सी तीन इवेंट दिए हैं, उनके साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ द इवेंट्स ए बी एंड सी इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब ए अकर हो चुका, और इनटू में सी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब ए और बी दोनों अकर हो चुके। ये हमारे पास इवेंट ए बी और सी के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी। इस रिजल्ट का जर्नलाइजेशन, अगर हमारे पास इवेंट्स की संख्या n दी हुई है a1 a2 a3 एंड सो ऑन an, इट इज इक्वल टू n इवेंट्स के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 a2 की प्रोबेबिलिटी जब a1 अकर हो चुका, a3 की प्रोबेबिलिटी जब a1 और a2 दोनों अकर हो चुके, एंड सो ऑन लास्ट में an की प्रोबेबिलिटी जब a1 a2 एंड सो ऑन an -1, ये सारे के सारे ये हमारे पास इसमें मल्टीप्लिकेटिव जो लॉ हमारे पास है, कोई भी दो इवेंट्स हैं इनके साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम में हमने क्या पढ़ा? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स, और यहाँ हमारे पास क्या है? साइमल्टेनियस अकरेंस। 52 कार्ड्स हैं, ये कह रहा है 4 कार्ड निकाले जा रहे हैं 1 by 1 और विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ऑल द 4 स्पेड कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड निकालना है 1 by 1 और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि चारों के चार जो कार्ड है वो स्पेड कार्ड हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ऑल द 4 स्पेड कार्ड्स।
पहला स्पेड कार्ड का जो ड्रा है उसको मैं इवेंट ए कह दूंगा। 4 जो कार्ड निकाले वो फर्स्ट स्पेड कार्ड है, इवेंट ए। इवेंट बी सेकंड जो कार्ड ड्रा किया वो भी स्पेड है। इवेंट सी थर्ड जो कार्ड ड्रा किया वो भी स्पेड है। इवेंट डी जो फोर्थ कार्ड हम ड्रा कर रहे हैं वो भी स्पेड है। आपको हर हालत में ये बताओ इवेंट डिफाइन होते ही, जैसे ही मैंने इवेंट डिफाइन कर लिया, आप ये चीज इंश्योर हो जाओ कि किस केस में इवेंट ए अकर होगा और किस केस में अकर नहीं होगा। इवेंट ए का अकरेंस कौन से ड्रा से रिलेटेड है? पहले ड्रा से। जैसे ही आप 52 कार्ड्स में से पहला कार्ड निकालोगे, या तो इवेंट ए अकर होगा या उसका कॉम्प्लीमेंट। जो कार्ड देखो, इसमें केस हमारे पास गिवन है, फर्स्ट कार्ड अगर हम ड्रा कर रहे हैं वो स्प्लिट है तो इवेंट ए। आपको ये बताओ कि इवेंट बी हमारे पास कब अकर होगा? दूसरा कार्ड हमने निकाला, अगर वो स्पेड है तो इवेंट बी अकर हो गया, और स्पेड नहीं है तो बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब हर ड्रा के साथ अकरेंस एसोसिएटेड है, या तो इवेंट की या फिर उसके कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ड्रा के साथ सी और सी कॉम्प्लीमेंट एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि सी जो इवेंट है वो मैंने किस ड्रा से लिया है? एसोसिएटेड तीसरे ड्रा से। अब ये कह रहा है कि मुझे तो चारों कार्ड स्पेड चाहिए, यानी कि क्वेश्चंस में इन रिजल्ट्स को कैसे अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव लॉ कैसे अप्लाई होगा। चारों कार्ड स्पेड कब होंगे? जब पहला भी स्पेड हो। कब होगा? जब इवेंट ए अकर हो जाए। दूसरा कार्ड भी स्पेड हो। कब होगा? जब इवेंट बी अकर हो जाए। तीसरा और चौथा स्पेड कार्ड कब मिलेंगे? जब इवेंट सी और डी अकर हो जाए। लेकिन चारों स्पेड चाहिए, इसका मतलब चारों इवेंट्स का साइमल्टेनियस अकरेंस। प्रोबेबिलिटी वर्ड्स में क्या लिखोगे? ऑफ ड्राइंग ऑल द 4 स्पेड कार्ड्स। अब यहाँ आप अप्लाई मत करना इसमें, रिजल्ट सर आपने बताया था इसके अकॉर्डिंग कि भी A2 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब A1 अकर हो चुका है, कि पहले इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालें, उसको A1 की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करें। नो, इस इवेंट A के अकर होने का सिचुएशंस के ऊपर क्या फर्क पड़ा, बस वो अप्लाई कर देना। इसका मतलब हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, B की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब A अकर हो चुका, C की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब A और B दोनों अकर हो चुके, D की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब A, B और C तीनों अकर हो चुके। A अकर होने का मतलब क्या है? कि पहले ड्रा में स्पेड कार्ड निकल चुका, बस इतना ही है। यानी कि जब आप B की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो और A अकर हो चुका, तो A अकर हो चुका, इसका मतलब ये है कि यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मत लगाना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। क्या आएगा हमारे पास? A की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट ड्रा में स्पेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, स्पेड कितने होते हैं? 13, अपॉन में क्या हुआ? 52। पहले ड्रा में स्पेड कार्ड निकल चुका, इसका मतलब स्पेड तो बच गए 12 और टोटल बच गए 51। और सेकंड ड्रा में स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 12/52। A और B अकर होने का मतलब है कि पहले और दूसरे ड्रा में 2 स्पेड कार्ड निकल चुके। अब तीसरे ड्रा में स्पेड कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 11/50। और A, B और C अकर होने का मतलब है कि जो पहले 3 ड्रा थे उन तीनों में 3 स्पेड कार्ड निकल चुके। अब स्पेड कितने बचे में? 10। टोटल कितने बचे में? और लास्ट में प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 10/49। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ऑफ ड्राइंग ऑल द 4 स्पेड कार्ड्स। चारों के 4 अगर स्पेड कार्ड हमें निकालने हैं तो उस केस में ये हमारी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके की क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चंस इसके एग्जांपल्स देखें एक बार, ठीक है। एग्जांपल्स देखें, आ रहा हूँ एक बार।